नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तू दास प्रथा को वैध ठहराते हैं, उचित ठहराते हैं। आज के ज़माने के हिसाब से आप देखो तो दास प्रथा बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, औचित्यहीन है। लेकिन तत्कालीन समय की जो परिस्थितियाँ थी उनके हिसाब से उनका विचार क्रम आज हम पढ़ेंगे। अरस्तू कहते हैं कि घर गृहस्थी में दो तरह के सामान होते हैं, एक तो सजीव, एक निर्जीव। सजीव में मनुष्य आ जाते हैं, निर्जीव में कोई भी वस्तु है वो आ जाती है। तो दास जो हैं वो इस सामान की तरह, वस्तु की तरह ही हैं, वो सजीव सामान है और इनके बिना घर गृहस्थी का काम नहीं चल सकता। दास घर गृहस्थी के सजीव सामान की तरह होते हैं, वस्तु के समान होते हैं और ये एक तरीके से हीन या घटिया किस्म के लोग होते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्वतंत्र लोग होते हैं जिनमें विवेक होता है, बुद्धि होती है और ये प्रकृति का नियम है कि जो हीन होते हैं वो श्रेष्ठ के अधीन होने चाहिए। इसलिए दासता प्राकृतिक संस्था है। लेकिन अरस्तु ये भी सुझाव देते हैं कि दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और ये दास्ता गैर यूनानियों के लिए बनी है। यूनान के जो निवासी हैं उनका समर्थन करते हैं अरस्तु महोदय और कहते हैं कि ये तो श्रेष्ठ हैं। यहाँ अरस्तु थोड़े से नस्लवादी हो जाते हैं और गैर जो यूनानी हैं उनको दास बनाने के पक्षधर हैं। एक बात और है कि ये जो दास्ता संबंधी सिद्धांत है अरस्तु का, इसको हम प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत पर आधारित भी मान सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ही भेदभाव करती है। हम प्राकृतिक तौर पर देखें तो कुछ लोगों में बुद्धि ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। कुछ लोग शारीरिक तौर पर ज़्यादा बलशाली होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। तो समानता तो कहीं नहीं है। आप ये महसूस करो कि समानता पसरी पड़ी है चारों तरफ समाज में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, असमानता विद्यमान रहती है। लेकिन अरस्तु इसी को बेस मान करके, आधार मान करके आगे अपने विचारों का प्रतिपादन कर देते हैं और अपने दास प्रथा संबंधी विचार प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि जो दास है, दास प्रथा है, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। क्योंकि मैंने बताया कि कुछ लोग स्वाभाविक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर श्रेष्ठ होते हैं, कुछ हीन होते हैं। तो जो हीन है उनको श्रेष्ठ लोगों के अधीन या महान लोगों के अधीन रहना चाहिए और ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। 2 नंबर का हमारा बिंदु क्या है कि ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। दोनों पक्ष कौन से? स्वामी के लिए भी लाभकारी है और नंबर 2 जो दास है उनके लिए भी लाभकारी है। और यूनानी जगत में हम देखें तो दास प्रथा सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग हुआ करती थी। घरेलू तथा श्रम संबंधी कार्य दासों द्वारा ही किए जाते थे। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार उसके रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं, क्योंकि उसने दास प्रथा का समर्थन किया है। कुछ लोगों ने मानवता के आधार पर दास प्रथा का विरोध किया। दासता प्राकृतिक न होकर परंपरागत है और मानवीय समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। जबकि दूसरी तरफ अरस्तु महोदय क्या करते हैं कि दासता तो प्राकृतिक है, ये न्यायोचित है। जैसे संपत्ति होती है उसी वैसे ही दास भी संपत्ति हैं, सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में दास आ जाते हैं, निर्जीव संपत्ति में भूमि है, घर है, अचल संपत्ति जो है वो इसमें आ जाती हैं। और अरस्तु के द्वारा दासता का समर्थन का आधार क्या है? प्राकृतिक है। आपको बताया कि बुद्धि, योग्यता, क्षमता और गुण के आधार पर व्यक्ति अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उनका व्यवहार अलग होता है, उनकी क्षमताएं अलग होती हैं। तो कुछ लोग स्वामी बन जाते हैं, कुछ दास बन जाते हैं। स्वामी कौन बनते हैं? जिनमें बौद्धिक बल की प्रधानता रहती है, अधिकता रहती है। और दास कौन बन जाते हैं? जिनमें शारीरिक बल की प्रधानता रहती है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति स्वतंत्र पुरुष और दास के शरीरों में भेदभाव करती है
दास के शरीर को सेवा भाव के लिए बलवान बनाती है तथा स्वतंत्र पुरुष या स्वामी के शरीर को सीधा तथा सरल बनाती है। तो ये प्राकृतिक तौर पर जो दास प्रथा का समर्थन किया है, ये बिंदु था अरस्तु महोदय के द्वारा। दूसरा अब हमें देखते हैं दोनों पक्षों के लिए जो लाभकारी है, स्वामी और दास दोनों के लिए, तो वो कैसे हैं। स्वामी के लिए कैसे लाभकारी है। स्वामी जो होता है, या स्वतंत्र पुरुष भी स्वतंत्र मनुष्य भी कह दिया जाता है कुछ पुस्तकों में, तो जो स्वतंत्र पुरुष मनुष्य होता है या फिर स्वामी होता है, उसमें विवेक तथा बुद्धि की प्रधानता होती है और उसको अपने कार्य संपादित करने के लिए, राज्य से संबंधित कार्य भी और स्वयं से संबंधित कार्य भी संपादित करने के लिए अवकाश चाहिए होता है, समय चाहिए होता है। और ये अवकाश और समय उसको कौन उपलब्ध करवा सकता है? दास। दास दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं उनमें सहायता कर सकता है और घरेलू जो कार्य हैं उनमें स्वामी की सहायता कर सकता है, जिससे स्वामी का समय बच जाएगा और वो अपनी बुद्धि को और ज़्यादा तीक्ष्ण और प्रखर बना सकेगा और साथ ही राज्य संबंधी कार्यों में ज़्यादा भाग ले सकेगा, उसके कार्य में गुणवत्ता आएगी। और इससे दास को क्या लाभ होगा? दास एक बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहेगा, क्योंकि जो स्वामी है उसमें गुण तो हैं ही, वो बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, राज्य संबंधी कार्यों में भाग लेता है तो उसको नई नई जानकारियाँ होती हैं। तो दास जब ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहेगा तो उसका भी कहीं ना कहीं उत्थान और विकास होगा, तो ये उसके लिए भी लाभकारी है। वो विवेकपूर्ण स्वामी उसे भी कुछ ना कुछ सिखाएगा। अब अगला बिंदु आता है कि दासता नैतिक है। नैतिक कैसे? स्वामी और दासों के नैतिक स्तर में भी अंतर पाया जाता है। दासों के लिए, दासों के विकास के लिए ये जरूरी है कि वो स्वामी के संपर्क में रहें। और स्वामी कैसे होते हैं? स्वामी को कैसा होना चाहिए? दासों के प्रति दयालु और स्नेही होना चाहिए। दास स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं। स्वामी के सानिध्य में रहकर ही दास के नैतिक विकास और व्यक्तित्व का विकास का उत्थान संभव है, विकास संभव है। जब दास स्वामी के संपर्क में रहेंगे निरंतर, तभी उनका नैतिक तौर पर विकास हो सकता है, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है, तो ये उनके लिए भी लाभकारी है। अब दासता के प्रकार आते हैं। दासता कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, स्वाभाविक दासता और वैधानिक दासता। स्वाभाविक दासता क्या होती है? जन्म से मंद बुद्धि, अकुशल और अयोग्य जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वाभाविक रूप से दास बन जाते हैं। फिर से सुनिए, जन्म से जो व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं, यानी कि जिसमें बुद्धि कम होती है, जो अकुशल होते हैं, अयोग्य होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से दास बन जाते हैं। दूसरी तरफ वैधानिक दास है। ये वैधानिक दास या कानूनी दास कह लीजिए, ये कौन होते हैं? जो एक राजा के द्वारा दूसरे राजा पर यदि आक्रमण कर दिया जाता है तो एक राजा जीतेगा, दूसरा हारेगा, तो हारे हुए राजा के जो भी नागरिक है, सैनिक है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? वैधानिक रूप से दास बन जाएंगे जीते हुए राजा के। ठीक है। अब दासता के सिद्धांत के कुछ दोष भी हैं। दोष क्या हैं? ये वर्ग विभाजन का उचित आधार नहीं है और वर्ग विभाजन का कोई उचित मापदंड भी नहीं है। मानवीय गरिमा व समानता की अवहेलना करता है। इसमें अनेक का अनेक विरोधाभास भरे हुए हैं। अगला बिंदु है स्वतंत्रता और समानता के मानवीय सिद्धांतों पर चोट है। और ये कहीं ना कहीं ये सिद्धांत अरस्तु को नस्लीय भी बनाता है, क्योंकि वो यूनानी लोगों को श्रेष्ठ मानता है और बाकी दुनिया के जो लोग हैं उनको हीन मानता है, और यूनानी लोगों को दास बनाने का वो खंडन करता है। और अरस्तु के जो विचार हैं वो एक तरीके से अवैज्ञानिक है, साइंटिफिक नहीं है। अवैज्ञानिक या ये कह लीजिए कि मनुष्यों पर पशुओं के उदाहरण थोपे जाते हैं अरस्तु के द्वारा। ये एक तरीके से हास्यास्पद बात है, न समझने वाली बात है। अरस्तु जैसा विचारक भी दास प्रथा जैसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के उसके पक्ष में तर्क देते हैं,
तो ये बहुत ही अव्यवहारिक बात है। हालांकि स्वामी को ये कहना कि भाई दास के प्रति उदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, और जो युद्ध बंदी होते हैं यानी कि जो वैधानिक दास होते हैं उनके प्रति भी सरल आचरण करने के लिए वो स्वामी को कहते हैं, और उनको यदि उनका आचरण ठीक है तो दासता के बंधन से उनको मुक्त भी करने की बात करते हैं। तो तत्कालीन जो दास प्रथा थी उसका अरस्तु मानवीय चेहरा प्रस्तुत करते हैं, उसमें कुछ मानवीय जो गुण हैं उनको समाविष्ट कर देते हैं। तो मोटे तौर पर ये एक अच्छी बात हो सकती है कि तत्कालीन समय के हिसाब से इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि कैसा आचरण करना चाहिए दास के प्रति। बाकी वर्तमान समय के हिसाब से देखें तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अरस्तु के तर्क में स्वामी और दास का निर्धारण करने का कोई उचित मापदंड भी नहीं है। और अब हम एक बार इसको विस्तृत तौर पर देख लेते हैं। परिवार, संपत्ति और दास प्रथा पर अरस्तु के विचार नागरिकता के बारे में उसकी संकल्पना के साथ निकट से जुड़े हुए हैं। नागरिकता संबंधी जो अवधारणा है अरस्तु की, उसके साथ दास प्रथा के विचार भी निकट से, नज़दीक से जुड़े हुए हैं। प्लेटो ने संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की जो योजना रखी थी उस पर अरस्तु ने तीव्र प्रहार किया है। प्लेटो ने स्त्री और पुरुष की समान योग्यता को स्वीकार करते हुए प्रतिभाशाली स्त्रियों को पुरुषों के साथ संरक्षकों यानी गार्जियंस की श्रेणी में रखने का समर्थन किया था। इसके विपरीत अरस्तु ने यह मत प्रकट किया कि स्त्री स्वभावतः पुरुष से हीन होती है, अतः पुरुष की अधीनता में ही उसका कल्याण है। यहाँ पर देखिए कि अरस्तु है वो राजनीतिक विज्ञान का पिता है। तर्क और विवेक के आधार पर वो अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और दर्शन शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान को एक पृथक विषय के रूप में पहचान दिलाते हैं। लेकिन स्त्रियों के संबंध में अरस्तु के जो विचार हैं वो मनु से, भारतीय जो विचारक हैं मनु, तो उनसे मेल खाते हैं अरस्तु महोदय। अरस्तु की जो पॉलिटिक्स पुस्तक है और मनु द्वारा रचित मनुस्मृति है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण समानता ये है कि दुनिया की जो आधी आबादी है यानी कि महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनके संबंध में दोनों के विचार समान हैं। दोनों ही स्त्रियों को स्वतंत्रता और अधिकार देने के पक्षधर नहीं हैं। दोनों ही चाहते हैं कि स्त्री घर की चार दीवारी के भीतर रहे, उसका कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी के भीतर ही है, समाज में, राज्य में उसका योगदान नहीं होना चाहिए। तो ये आप तुलना कर सकते हैं। जब तुलना करके लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं और आपको समझने में भी आसानी रहती है। दो विद्वानों की तुलना करते हैं तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और साथ ही समझने में भी आसानी रहती है, तुलनात्मक रूप से आप पढ़ते हैं तो यहाँ आप मनु की तुलना कर सकते हैं, किससे? अरस्तु से। और साथ ही प्लेटो से विरोधाभास भी दर्शा सकते हैं कि प्लेटो तो जो प्रतिभाशाली स्त्रियां होती हैं उनको संरक्षक वर्ग में, गार्जियन वर्ग में शामिल करने का पक्षधर है। अरस्तु के अनुसार स्त्री और पुरुष में वही संबंध है जो दास और स्वामी में है। शारीरिक श्रम करने वाले और मानसिक कार्य करने वाले में जो संबंध है वही स्त्री और पुरुष में है। स्त्री की जो संकल्प शक्ति होती है वह क्षीण होती है, कमजोर होती है, अतः वह स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। आचार्य मनु ने भी यही कहा था, स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। मनु का भी यही विचार था, मनुस्मृति में दिया है उन्होंने। अरस्तु की दृष्टि में स्त्री के लिए सर्वोत्तम स्थान उसका घर की चार दीवारी है, जहाँ वह घरेलू मामलों में सर्वोच्च होती है, परंतु घर के बाहर के मामलों में वह पुरुष के अधीन रहती है। इस अंतर को मिटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। अरस्तु महोदय की दुनिया की आधी आबादी को चार दीवारी के भीतर कैद कर रहे हैं। जैसा कि प्लेटो ने द रिपब्लिक के अंतर्गत किया, बल्कि उसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि परस्पर विरोधी गुण ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पुरुष की शोभा आदेश देने में है, स्त्री की शोभा उनका पालन करने में है। जैसा कि एक कवि ने कहा है, मौन रहना स्त्री का गौरव है। अतः परिवार एक स्वाभाविक संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का हित निहित है। फिर मनुष्य की बौद्धिक क्षमताओं में भी भारी अंतर पाया जाता है। इनमें जड़ बुद्धि और मूर्ख लोगों की बहुलता रहती है। यदि उन पर उचित शासन का प्रबंध न किया जाए तो वे बर्बाद हो जाएंगे। अतः अरस्तु के शब्दों में अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग
शासन करने के लिए। जो हीन होते हैं वो जन्म के समय से ही विवेकशील या बुद्धिमान व्यक्तियों के नीचे रहते हैं। जो मेधावी और दूरदर्शी हैं उन्हें प्रकृति ने स्वामी बनाया है, और जो केवल शारीरिक श्रम कर सकते हैं उन्हें प्रकृति ने दास बनाया है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक शारीरिक श्रम को बौद्धिक कार्य की तुलना में अत्यंत हेय मानते थे। अरस्तु के अनुसार जैसे शरीर की सार्थकता इसमें है कि उस पर बुद्धि का नियंत्रण रहे, वैसे ही हीन व्यक्तियों पर श्रेष्ठ व्यक्तियों का शासन उपयुक्त होगा। क्योंकि अगर हीन व्यक्ति जो हैं बुद्धि से हीन हैं, उनको अगर शासन कार्य में शामिल कर लिया तो वो बेड़ा गर्क कर देंगे, शासन कार्य का सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पाएंगे, चारों तरफ अराजकता का वातावरण होगा। इसलिए शासन से संबंधित जो कार्य हैं, राज्य से संबंधित जो भी कार्य हैं, वो राजा के द्वारा या फिर श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा, विवेक संपन्न लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए। और जो हीन है उनके लिए बेहतर स्थिति यही है कि वो अधीन रहें, किनके? स्वामियों के। इस आधार पर अरस्तु दास प्रथा को उचित ठहराते हैं। अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में परिवार का महत्व इसलिए है क्योंकि परिवार वह प्रारंभिक संगठन है जिससे आगे चलकर राज्य की उत्पत्ति होती है। परिवार एक प्राकृतिक संस्था है जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है। यह संस्था पहले ग्राम के रूप में और फिर राज्य के रूप में विकसित होती है। परिवार में ही बच्चों का जन्म और लालन पालन होता है और वहीं वे परस्पर प्रेम और नैतिकता का पहला पाठ सीखते हैं। इस प्रकार परिवार न केवल स्वाभाविक और आवश्यक है बल्कि वह सज्जीवन का आधार भी है। प्लेटो ने स्त्रियों के साम्यवाद की जो योजना रखी थी उसके अंतर्गत बच्चों के लिए माता पिता का दुलार पाने के अवसर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ये जानकारी नहीं होगी कि उसकी संतान कौन है, और ना ही संतानों को ये जानकारी होगी कि उनके माता पिता कौन है। अतः वे नैतिक जीवन के आरंभिक स्रोत से वंचित रह जाएंगे। तब वे विस्तृत समाज में अच्छे नागरिक कैसे बन सकेंगे? परंपरा का प्रेमी अरस्तु परिवार एवं संपत्ति को इसलिए भी महत्व देता है कि यह संस्था युगों से अक्षुण्ण रही है। अतः द रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने इस संस्था का अंत करने का जो सुझाव दिया वह भ्रामक है, औचित्यहीन है। परिवार के अस्तित्व की रक्षा के लिए संपत्ति आवश्यक है, क्योंकि यदि परिवार के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो वह शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। निजी संपत्ति की संस्था इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि संपत्ति का निजी स्वामित्व मनुष्य को उसकी सुरक्षा और अभिवृद्धि की प्रेरणा देता है। इसी के जादू से मनुष्य धूल को कंचन में बदल देता है। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत रखते हुए यह भूल गया था कि सामान्य स्वामित्व के अंतर्गत संपत्ति की सुरक्षा और अभिवृद्धि की प्रेरणा लुप्त हो जाएगी और अंततः संपत्ति ही नष्ट हो जाएगी। संपत्ति नहीं रहेगी तो सद्जीवन की संभावना कहाँ से रहेगी? फिर आतिथ्य, उदारता और सौहार्द लुप्त हो जाएंगे। अरस्तु निजी संपत्ति का समर्थन करते हुए यह आशा करता है कि इसके स्वामी इसे केवल स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं समझेंगे बल्कि इसे सबके उपयोग के लिए सुलभ मानकर सहृदयता और उदारता का परिचय देंगे। अतः अरस्तु संपत्ति को भी सज्जीवन का आधार मानता है और उसकी पवित्रता में विश्वास करता है। वह प्लेटो की तरह परिवार और निजी संपत्ति को राजनीतिक कार्य में बाधक नहीं मानता बल्कि सहायक मानता है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति दो तरह की होती है, निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति। मैंने पूर्व में बताया था कि निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत वस्तुएं या सामान आते हैं और सजीव संपत्ति के अंतर्गत दास आते हैं। पालतू पशु भी दास ही हैं, क्योंकि जो परिवार मनुष्य को दास के रूप में नहीं रख सकता वह पशुओं से शारीरिक श्रम कराता है। इस दृष्टि से भी दास प्रथा नैतिक जीवन की सिद्धि के लिए आवश्यक है। स्वामी के दृष्टिकोण से दास प्रथा इसलिए उचित है क्योंकि यह उसे बौद्धिक कार्य के लिए आवश्यक अवकाश प्रदान करती है, लीजर प्रदान करती है। और दास के दृष्टिकोण से इसका लाभ यह है कि वह स्वयं तो सद्गुण की क्षमता से शून्य होता है, वर्चू नहीं होते उसमें, परंतु अपने स्वामी की सेवा करते हुए सज्जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। बुद्धिहीन दास अपने बुद्धिमान स्वामी के आदेशों का पालन करते हुए ही अपनी इच्छाओं को संयत करना सीख जाता है। जो शरीर से मजबूत होते हैं वो इच्छाओं के हिसाब से चलते हैं, इच्छाओं को संयत करना उनको नहीं आता है। तो ऐसे लोग जब स्वामी के अधीन रहते हैं तो स्वामी चूँकि प्रतिभाशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो दास लोग ऐसे लोगों के संपर्क में रह करके अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को संयत करना
सीख जाते हैं, वो सहनशील बन जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं गुणों का विकास होता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो दासों का भी फिर धीरे धीरे करके ना नैतिक पतन हो जाएगा। इससे समाज को भी हानि होगी, राज्य को भी हानि होगी। तो ये दास प्रथा को उचित ठहराते हैं अरस्तु महोदय इस तरीके से। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो में हम अरस्तु से संबंधित अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे।